राधे राधे दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में हमने गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा था और आज हम पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने हिंदी शिक्षण विधियों के साथ ही मैथ्स की क्लासें भी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले आपके सिलेबस में जुड़ा नया टॉपिक वैदिक गणित के बारे में पढ़ाया गया है, जो आपके राजस्थान बोर्ड की कक्षा 4 और 5 की पुस्तकों में वैदिक गणित दी गई है, उसको पढ़ा दिया गया है। और उसके जो एग्जाम्पल है वह कक्षा 10वीं के लेवल के हिसाब से आपको करा दिए गए हैं। तो आप अगर वैदिक गणित पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से क्लास लेकर आपकी जो वैदिक गणित है बची हुई होगी, क्योंकि यह नया सिलेबस है, तो आप उसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम आज पद्य शिक्षण की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पद्य या कविता शिक्षण की। इसे कविता शिक्षण भी कहते हैं, नाम आपको याद रखना है। छंद युक्त जो रचना है वह पद्य कहलाती है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक में भाव ग्रहण की क्षमता का विकास करना, साथ ही रसानुभूति इसका मुख्य उद्देश्य है, और तुलनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। एक शब्दों में बात करें तो जो पद्य शिक्षण का उद्देश्य है वह है रसानुभूति। इसका जो संबंध रहता है वह हृदय से रहता है। और पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है खंडान्वय विधि। यह आपको याद रखनी है, यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वह कौन सी है? खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण से कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। जो पद्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन है वह है सस्वर वाचन। इसका जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है वह है भावबोध प्रश्न। और जो पद्य शिक्षण की आत्मा होती है वह रस होती है। पद्य शिक्षण के शरीर की हम बात करें तो पद्य शिक्षण का जो शरीर रहता है उसमें छंद, अलंकार और शब्द शक्तियां आती है। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो मैं नोट डाल कर यहाँ पर लिखी हुई है मेरे द्वारा, वह है गीत एवं अभिनय प्रणाली जो है कविता या पद्य शिक्षण से संबंधित है। यह सीधा प्रश्न आता है बहुत सी बार और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यह बात याद रखनी है, ये गीत एवं अभिनय प्रणाली जो है कविता या पद्य शिक्षण से क्या है? संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं पद्य शिक्षण की विधियां। अब पद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो विधि आती है वह है गीत विधि। यह विधि प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो प्राथमिक स्तर पर है पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि वह गीत विधि है। कविता को याद करने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। इस विधि में जो कविता को याद करने पर बल दिया जाता है, एक पंक्ति अध्यापक गाता है, फिर बालक गाते हैं। इस विधि में एक पंक्ति सबसे पहले अध्यापक द्वारा गाई जाती है, फिर उसके बाद बालक उस पंक्ति को गाते हैं। गीत विधि के बाद हम बात करते हैं गीत अभिनय विधि। जो गीत अभिनय विधि है यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि। यह बात आपको याद रखनी है, गीत अभिनय विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक अंग संचालन के द्वारा कविता के भाव को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में बालक क्या करता है? अंग संचालन के द्वारा क्या करता है? कविता के भाव को ग्रहण करता है। अब हम पढ़ते हैं अगली विधि। अगली विधि जो है वो है रसास्वादन विधि। इस विधि को उपसंहार विधि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। बालक में रसानुभूति की क्षमता का क्या करती है यह विधि? विकास करती है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है और यह विधि भी क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद हम पढ़ते हैं खंडान्वयी विधि। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। यह विधि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो खंडान्वयी विधि या प्रश्नोत्तर विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से हुई है। खंडान्वय का अर्थ आप देखो, खंड प्लस अन्वय। अगर हम खंडान्वय का संधि विच्छेद करें तो बनता है खंड प्लस अन्वय। जहाँ खंड का मतलब है प्रत्येक खंड और अन्वय का मतलब है व्याख्या करना, मतलब प्रत्येक खंड की व्याख्या करना इस खंडान्वय का पूर्ण अर्थ है। इस विधि में कविता पूर्ण रूप से न पढ़ाकर खंडों में पढ़ाई जाती है। जो ये विधि है इसमें कविता जो रहती है वह पूर्ण रूप से न पढ़ाकर किस में पढ़ाई जाती है? खंडों के रूप में पढ़ाई जाती है। अध्यापक जिस खंड का भाव बालक को बताना चाहता है सर्वप्रथम उससे संबंधित क्या करता है? प्रश्न करता है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि भी रखा गया है। यह माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है और मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं, वह अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि जो है यह एक परंपरागत विधि है। इसमें कविता का अर्थबोध होता है लेकिन भावबोध नहीं होता है, इसलिए इसे कविता या पद्य शिक्षण की कौन सी विधि माना गया? अप्रयुक्त विधि है। अर्थबोध विधि में कविता का बस अर्थबोध होता है, भावबोध नहीं होता, इसलिए इसे अप्रयुक्त विधि माना गया है। यह उच्च प्राथमिक
वो माध्यमिक स्तर में प्रयोग में ली जाती है। इसमें अध्यापक एक पंक्ति पहले स्वयं गाता है तथा विद्यार्थी उसका अनुसरण करते हैं। उसके बाद अध्यापक उसका अर्थ बताता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अगली विधि पढ़ते हैं, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के बारे में बताता हूं मैं आपको कि कविता के कला व भाव पक्ष स्पष्ट करना इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। जो व्याख्या विधि है इसका उद्देश्य क्या है? कला व भाव पक्ष को स्पष्ट करना। रस, छंद, अलंकार की इसमें क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। इसमें बताया जाता है कि कवि ने जो कविता लिखी है उसमें कौन सा छंद है, उसमें प्रयुक्त शब्दों में अलंकार कौन सा है, कविता कौन से रस की है, वीर रस की है या किसी अन्य रस की है। तो इस प्रकार उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या विधि के बाद हम पढ़ते हैं व्यास विधि। जो व्यास विधि है यह व्याख्या विधि की अपेक्षा क्या है? व्यापक विधि है। इसका जो प्रयोग है उच्च स्तर पर किया जाता है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर। आपके ऐसे प्रश्न आ सकता है कि पद्य शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसका प्रयोग महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है? तो आपको वहां पर व्यास विधि लगाना है सही उत्तर। भाषा पर अधिकार होना इस विधि की क्या है? प्रथम शर्त। जो व्यास विधि की प्रथम शर्त क्या है? भाषा पर क्या होना? अधिकार होना। इसमें कविता के कला और भाव पक्ष को स्पष्ट किया जाता है, साथ ही साथ कविता में आने वाले कठिन शब्दों, तथ्यों, उदाहरणों को दृष्टांतों के द्वारा क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। जो यह व्यास विधि है यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद हम देखते हैं समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में क्या किया जाता है? कला और भाव पक्ष के स्पष्टीकरण के बाद ध्यानपूर्वक देखना और गुण दोषों को देखना, यह कार्य इस समीक्षा विधि में किया जाता है। यह उच्च स्तर पर प्रयोग में ली जाती है और यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें कविता के गुण दोषों को क्या किया जाता है? देखा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। कविता के गुण दोषों को कौन से विधि में देखा जाता है? तो वह है समीक्षा विधि। इसके बाद हम बात करते हैं तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि है, इसमें एक कविता पढ़ने के बाद कवि क्या करता है? दूसरे कवि की कविता से उसकी तुलना करता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक कविता पढ़ने के बाद किसी दूसरे कवि द्वारा लिखी गई कविता से उस कविता की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसका जो प्रयोग है वह किस पे किया जाता है? उच्च स्तर पर किया जाता है। और जो तुलनात्मक विधि यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों गद्य और पद्य शिक्षण में मुख्य रूप से क्या अंतर है। हमने गद्य और पद्य शिक्षण दोनों पढ़ लिए हैं, तो अब इनमें अंतर क्या है? देखिए, गद्य शिक्षण में जो भाषा का प्रयोग होता है वो रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग होता है, जबकि पद्य शिक्षण में कविता या काव्य का प्रयोग किया जाता है। गद्य शिक्षण में वाक्य और पैराग्राफ होते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में छंद और लयबद्ध पैटर्न होते हैं। गद्य शिक्षण में अलंकारों का प्रयोग क्या नहीं किया जाता, जबकि इसमें अलंकारों का प्रयोग होता है। यह जीवन की वास्तविकता की क्या है? झलक है। जबकि पद्य शिक्षण में क्या होता है? आनंद की वस्तु होती है। पद्य शिक्षण क्या होता है? आनंद की वस्तु होती है। जो गद्य शिक्षण है यह विचार प्रधान रचनाएं हैं, जबकि जो पद्य शिक्षण है यह क्या है? भाव प्रधान रचनाएं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो गद्य है वह विचार प्रधान होते हैं, जबकि पद्य क्या होते हैं? भाव प्रधान होते हैं। गद्य के मैं आपको उदाहरण बताऊं तो जैसे कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, ठीक है। और पद्य में कविता, गीत, मुक्तक, ये सब किस में आते हैं? पद्य में आते हैं। इन विशेषताओं में या अंतर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गद्य जो है वो विचार प्रधान होते हैं, जबकि पद्य क्या होते हैं? भाव प्रधान होते हैं। अब पद्य शिक्षण की जो पाठ्य योजना की हम बात करें तो यह जो पद्य शिक्षण की पाठ्य योजनाएं होती है यह गद्य शिक्षण के जैसी ही होती है। तो यहाँ पर मैं आपको पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने गद्य शिक्षण की पाठ्य योजनाएं देखी है, वैसे ही पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अगली क्लास में व्याकरण शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।